हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और आज हम लोग मैग्नेटिज्म के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में हम लोग ने मैग्नेटिज्म का बेसिक इंट्रोडक्शन जाना था, समझा था कि भाई मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझा था, है ना। अगर बोला जाए तो लास्ट वाले वीडियो का जो एक स्टार टॉपिक था वो था कि एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दी जाए या उसको मूव कराया जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो वो किस किस तरह का इफेक्ट फील करता है। मतलब इस फोर्स के फॉर्मूला को हम लोग ने लास्ट वाले वीडियो में जाना था, F इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, राइट। और इन पर हम लोग ने काफ़ी तरह तरह की बातें कर ली थी, है ना। हम लोग ने कह दिया था भाई ये फोर्स जो होता है इसके वजह से वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। हम लोग ने कह दिया था भाई इट्स अ डायरेक्शन चेंजर, राइट, इट्स अ डायरेक्शन चेंजर। तो ये फोर्स के वजह से वर्क डन कितना होता है, क्या बात किया था हम लोग ने, जीरो, है ना। तो इसके वजह से पावर डेवलप्ड या डिलीवर्ड कितना होगा, पावर डिलीवर्ड इन द सर्किट या फिर पावर डिलीवर्ड टू द चार्ज पार्टिकल क्या होगा, विल बी जीरो। और कहीं ना कहीं अगर ये समझ रहे हो तो आगे चल के याद रखना कि एक चार्ज का मोशन, तो ये हो गया भाई मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, और ऐसे कलेक्शन ऑफ चार्जेस का मोशन, मान लो एक लड़ी में, एक ही लाइन में, है ना, एक ही कतार में काफ़ी सारे चार्ज पार्टिकल अगर चलने लगे, एक ही लाइन में काफ़ी सारे अगर चार्ज पार्टिकल चलने लगे तो इसे ही तुम लोग करंट कैरिंग वायर बोलते हैं ना, है ना, जिससे प्लस चार्ज मूव कर रहा है, कन्वेंशनल करंट। ठीक, तो अगर अपने प्लस चार्ज पर काम करना सीख गए, पॉइंट चार्ज पे काम करना सीख गए, रादर प्लस ना बोलना सही रहेगा, पॉइंट चार्ज पे काम करना अगर सीख गए तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज एक ही लाइन में अगर मूव कर रही है किसी भी तरह के शेप के, तो भाई बोलेंगे वो करंट हो गया। तो अगर अपने ये सीख रहे हैं तो एलिमेंटरी अपने आगे करंट कैरिंग वायर पर कैसे काम करना वो भी सीख रहे हैं। ठीक, तो इसी बात पर हम लोग ने पिछले वाले वीडियो पर बातें की थी। हम लोग फोर्स के डायरेक्शन को लेकर बातें करते करते वीडियो को एंड किए थे। ठीक वहीं से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, मैंने बातें की थी भाई मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है। टेस्ला मेरा फेवरेट साइंटिस्ट, रिनाउंड साइंटिस्ट, है ना। काफ़ी सारी बातें टेस्ला पर वापस करेंगे जब हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट की बातें करेंगे। ठीक, अभी डायरेक्शन ऑफ फोर्स भाई तीन तरीके से ऑब्टेन हो सकती है, हो सकता है इससे ज्यादा हो, बट मैं तीन बात करने वाला हूं। पहला जो लास्ट वाले वीडियो में जिसकी जिक्र हो गई थी, जिसके बारे में बात कर लिए थे, राइट हैंड थंब रूल, दाएं हाथ का ठेंगा। क्या है ये? अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ये क्रॉस मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ड, डॉट मतलब आउटवर्ड। ठीक है, डॉट मतलब आउटवर्ड। तो अगर यहां पर चार्ज पार्टिकल को इस तरह वेलोसिटी दी जाए लेट से, तो भाई डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, राइट हैंड निकालेंगे, वी के अलोंग उंगलियां को रखना है इस तरह कि बी की तरफ उंगली कर्ल कर पाए। अगर इस तरह रख देंगे तो बी की तरफ उंगली कर्ल नहीं करेगा, इस तरह रख देंगे उंगली बी की तरफ कर्ल नहीं, उंगली टूट जाएगा। इधर रखें तो उंगली बी की तरफ कर्ल कर रहा है, तो देखो थंब कहां पॉइंट कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैंने कह दिया था भाई फोर्स एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहता है, हाँ है ना, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर रहता है। ये सब बातें कर लिए थे लास्ट वीडियो में, राइट। तो भैया राइट हैंड थंब रूल से अपने फोर्स का डायरेक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं, गिवन अपने को V के अलोंग फिंगर्स को स्ट्रेच करना है इस तरह कि उंगलियों का कर्ल B के तरफ हो पाए एक्यूट एंगल से, है ना, घुमा के नहीं, एक्यूट एंगल से। ये V है, ये B है, तो छोटा एंगल क्या रहेगा, ये होगा 270 और ये होगा 90, तो 90 से छोटे एंगल से जो भी। तो राइट हैंड थंब रूल बड़ा डोमिनेटिंग मेथड है, सिंपल मेथड है, इजी टू रिमेंबर मेथड है, तो याद रखेंगे। ठीक है ना, F की डायरेक्शन मिलेगी कैसे, राइट हैंड थंब रूल से। अगेन एक और मेथड है, काफी फेमस बंदा है भाई, फ्लेमिंग बोल के बंदा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। काफी लोग हो सकता है नाम भी सुने हुए इस इंसान का, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। भाई फ्लेमिंग के पास दो हाथ थे, हमें पता है, मेरे को बहुत सबके पास ही दो हाथ है, बट फ्लेमिंग के पास ये स्पेशल दो हाथ थी, इन्होंने अपने दोनों हाथ काम में लिए थे। अब बोलोगे सर हम लोग भी अपने दोनों हाथ काम में लेते हैं, बट ठीक है, यहाँ पे दोनों हाथ अलग अलग डायरेक्शंस निकालने के लिए काम में ली गई थी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी सिलेबस में है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी सिलेबस में है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो नोटेशंस यहां यूज किए गए थे ठीक वही नोटेशंस यहां भी यूज किए जाएंगे, मतलब लेफ्ट में जो, राइट में वो, बस
इनका एप्लीकेशन अलग जगह है, मतलब लेफ्ट हैंड रूल अलग जगह काम में आता है, राइट हैंड रूल अलग जगह काम में आता है। ठीक है, शुरू करते हैं। मेरा एक सिंपल लॉजिक रहेगा भाई सबके लिए कि भाई याद रख लो, करंट बनाने में और करंट यूज करने में ज्यादा आसान क्या होता है बताओ? करंट यूज करना ज्यादा आसान है ना? तो आसान काम लेफ्ट हैंड से हो सकता है ना, कोई चीज हल्की है उसको उठाना लेफ्ट हैंड से पॉसिबल है। मुश्किल काम क्या है? करंट बनाना। तो बनाने वाला काम जब आए तो राइट हैंड का बात करेंगे, मुश्किल काम ना राइट हैंड से करेंगे, मेहनत वाला काम है राइट हैंड, शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, जनरली मान के चलता है राइट हैंडेड लोग की बात चल रही है, ठीक है ना, नॉट बीइंग बायस्ड विद एनी अदर, बट मान के चलते हैं मैं भी राइट हैंडेड हूं, तो मैं जो भारी हुई चीज उठाने का तो मैं राइट हैंड से उठाता हूं। तो करंट बनाना मुश्किल है कि यूज करना मुश्किल है? बनाना मुश्किल है करंट को, तो इसलिए राइट हैंड फ्लेमिंग का यूज करेंगे करंट बनाने के लिए, और करंट को यूज करने के लिए लेफ्ट हैंड। अब इसका मतलब क्या हुआ सुनो। तो भाई नियम क्या है? फ्लेमिंग ने कहा कि अपने तीनों उंगली, जो ऊपर की तीन उंगली हैं, थंब, फोर फिंगर और सेकंड फिंगर या फिर मिडिल फिंगर, जिनको जो अच्छा लगे बोल दो, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, जो नाम देना है दे दो। इन तीनों उंगली का इस्तेमाल करना है। कहां? सोच रहे हो कि कहां करें? तो भाई जैसे इंडिया में सीबीआई है ना, ऐसे याद कर लो, जैसे इंडिया में सीबीआई है ना, सुशांत सिंह मर्डर केस में चल रहा है ना, सीबीआई केस चल रहा है ना, सीबीआई जैसे सारी चीजों को देखती है। यूएस में एफबीआई है। यूएस में क्या है? एफबीआई। तो अपने लेफ्ट हैंड उठाओ और दिमाग में बोलो कि एफबीआई, एफबीआई, ऑर्डर में बोलना, एफबीआई, एफबीआई, ठीक है, ऑर्डर में बोलो एफबीआई। अब एफ का मतलब तो पता है फोर्स, बी का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब क्या है? करंट। आई का मतलब क्या है? करंट। करंट। अब मतलब यहां पर क्या हुआ भाई? जिस तरफ चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, जिस तरफ प्लस चार्ज मूव करेगा, उसी तरफ तो करंट है। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल या फिर करंट एक ही बात है। तो इन बातों पर डिटेल करते हुए अगर बात की जाए तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या है? जो मेरा फर्स्ट फिंगर है, जिसको फोर फिंगर भी कहते हैं, अपने फर्स्ट फिंगर क्या बोला गया? एफ बी आई ना। तो फर्स्ट फिंगर किस तरफ पॉइंट करेगा? बी के अलॉन्ग में अलाइन कर लो। जो सेकंड फिंगर है, जैसे मिडिल फिंगर भी कह सकते हो, जिसको जो अच्छा लगे वो लिख दो, और इसकी डायरेक्शन कहां कर दो? वेलोसिटी या फिर करंट की तरफ। क्या बोला? एफ बी आई, आई मतलब करंट या फिर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तब जब अगर इन दो को सही से अलाइन कर दोगे तो खुद ब खुद थंब अलाइन हो जाएगा, और थंब किस तरफ पॉइंट करेगा? फोर्स की तरफ। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्रॉस मतलब इनवर्ड, क्रॉस मतलब इनवर्ड, और ये है चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ, ठीक है, मोशन है ऊपर की तरफ, तो क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लेमिंग का कौन सा हाथ यूज करना है यहाँ पे? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में फर्स्ट फिंगर किस तरफ पॉइंट करेगा? अंदर की तरफ, है ना। फर्स्ट फिंगर किधर की तरफ? पहले तो अंदर की तरफ पॉइंट कर दो। अब मिडिल फिंगर निकालो या फिर सेकंड फिंगर निकालो, इसे किस तरफ पॉइंट करोगे? ऊपर की तरफ। दिख रही है भाई? थंब, ये फर्स्ट फिंगर, ये वेलोसिटी, थंब कहां पॉइंट कर रहा है? इस तरफ। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझ रहे? इस तरह कर लो, है ना, फर्स्ट फिंगर ये इधर की तरफ, या फिर इस तरह कर लो, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, फोर्स। समझ कि नहीं आ रहा भाई? वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स। अब यहां पर तो क्या बोल रहे भाई हम लोग? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहां कब यूज करना है? जब करंट यूज करना है ना। क्या बोला मैंने? फ्लेमिंग का दो हाथ, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। जब करंट बनाएंगे तो राइट हैंड, जब करंट यूज करेंगे तो लेफ्ट हैंड। भाई ये करंट यूज कर रहे हैं कैसे भैया? चार्ज पार्टिकल खुद ही मूव कर रहा था। अगर ये मूव नहीं करता तो ये क्या फोर्स फील करता? नहीं करता। एक अगर यहां पे कलेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल ले ले, मतलब करंट कैरिंग वायर, एक तार पे अगर काफी सारे चार्ज चलते रहे, उसे तो करंट कहेंगे। तो अगर कह दें कि भाई एक करंट कैरिंग वायर हो या फिर मूविंग चार्ज पार्टिकल हो, तो वो तो खुद ही मूव कर रहा है, बस उस पर इफेक्ट देख रहे हैं इनका, मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये हुआ करंट को यूज करना, है ना। करंट ऑलरेडी है और उसके वजह से उस पर क्या असर पड़ रहा है ये पता लगा रहे हैं। वहीं पर अगला चैप्टर जो आएगा वो आएगा EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जनरेटर वाली चैप्टर, जहां करंट जनरेट होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, बनाई जाती है करंट। वहां करंट बनाते हो, जब करंट बनाओगे तो राइट हैंड,
जब करंट को इस्तेमाल करोगे तो लेफ्ट हैंड क्लियर रखना, यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगने वाला है, बिकॉज यहां पे करंट को यूज कर रहे हो, चार्ज मूव कर रही है खुद से, करंट खुद से फ्लो कर रहा है, उस पर क्या इफेक्ट फील होगा वो निकाल रहे हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है ना। मतलब अगर अपने 2 फिंगर को सही से अलाइन कर दे, तीसरा फिंगर खुद सही डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ फोर्स पर अलाइन हो जाएगा। दैट इज लाइक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। 4th नंबर पॉइंट की बात करते हैं। 4th नंबर पॉइंट है राइट हैंड पाम रूल। काफी लोग ना मतलब बचपन पे अपने ऐसे बोलते हैं भाई कि आम आदमी का दायां हाथ और फ्लेमिंग का बायां हाथ इक्विवेलेंट है ना। नॉर्मल मैन राइट हैंड और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से जो काम हो जा रहा है, आम आदमी को अपना दायां हाथ यूज करना पड़ा है। अब जो भी हो, ये सब तरीका था मेरे को याद करने का। तो राइट हैंड पाम रूल, नहीं तो जब चीज़ें बहुत सारे पढ़ लोगे ना तब कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन अभी नहीं होती है, जब चीज़ें क्लस्टर हो जाएंगी, बहुत सारे हो जाएंगे, तब दिक्कतें आएंगी। तो राइट हैंड पाम रूल क्या है? तो भैया राइट हैंड निकालना है वापस से। इनकी जो फिंगर्स है, अब इनमें से कोई भी मेथड यूज करने हैं, हाँ, जरूरी नहीं कि राइट हैंड थंब रूल या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल, जो कन्वीनियंट लगे। तो राइट हैंड निकालना है, इनके जो फिंगर्स स्ट्रेचिंग है उसको मैग्नेटिक फील्ड की तरफ करो और थंब को वेलोसिटी की तरफ करो। थैंक गॉड यहां पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, अदरवाइज उंगली को ठीक से अलाइन करना पड़ता है। एनीवेज हम लोग बात कर रहे हैं जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर से तब के लिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, तो भैया पाम किस तरफ खुल रहा है? इस तरफ। भैया थप्पड़ किससे मारते हैं? पाम हथेली से मारते हैं कि उंगली से मारते हैं? हथेली से मारते हैं। तो धक्का कहां से लगता है? हथेली से लगता है। तो नाम क्या है? पाम रूल। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी, धक्का कैसे मार रहे हैं? धक्का ऐसे मार रहे हैं। अगर मान लेते हैं वेलोसिटी इस तरफ होती तो फोर्स किस तरफ होता? भैया उंगली को वापस से अरेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बट वेलोसिटी इस तरफ। पाम किस तरफ खुल रहा है? ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो धक्का कहां मारेगा? ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। समझ आ रहा है? आ रहा है भाई फील? समझो। तो ये 3 में से कोई भी मेथड याद कर लो और मेरी मानो, राइट हैंड थंब रूल इज द अल्टीमेट वन। यूज करो तो इसी को करो, काफी आसान लगता है और काफी सिंपल लगता है मेरे को। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जानकारी के लिए रखो, बिकॉज कहीं ना ये नेम्ड है, थोड़ा सा नामी है। अब लोग पूछ लेते हैं, स्कूल में कभी पूछ लिया जाता है, तो जानकारी लेकर रखो। बट फिर भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भाई राइट हैंड थंब रूल क्यों इतना चीज़ याद रखना? इतनी सारी चीज़ें तो हैं याद करने को, कितने सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस याद करने पड़ेंगे ही भाई फिजिक्स में भी। तो इससे अच्छा क्यों ना सिंपल चीज़ें जो फंडामेंटल उसे याद रखी जाए। एक बच्चे का डाउट आया था, उसने कहा था सर एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, उसका एक्सेलरेशन दे दिया गया था कुछ 3i + 2j, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी थी कुछ xi + 5j। सवाल था ये x बताना है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बता दी गई थी 2 टेस्ला परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ठीक है, और चार्ज पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। सवाल था कि ये x कितना बताना है अपने को। तो बच्चे क्या कर रहे थे, शायद F = qv × b लगा रहे हैं। q अपने को पता है, v अपने को पता है, b चलो पता लग जाएगा, मान लेते हैं ये 2k कैप है, राइट, लेट से, है ना, 2k कैप है, ठीक है, और a बता दिया गया है। तो अपने पास 2 वेरिएबल हो गया। f क्या होता है? m है ना, तो m और x दोनों नहीं पता है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? बच्चे का डाउट था। तो बेटा एक बात सीख लो, हम लोग ने सीखा था ना कि F इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, F इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, सो A इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड A इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बताया था लास्ट वीडियो में। तो क्यों ना सीधा A.V 0 करके बराबर कर दिया जाए, है ना, A.V को 0 बराबर करो। क्यों भैया? A एंड V क्या है? परपेंडिकुलर है, सही है। तो A क्या रहेगा? 3i + 2j डॉट xi + 5j, ये हो जाएगा 3x + 10 = 0, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, आई एम नॉट रॉन्ग, -10/3, ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। i.i j.j, बाकी तो सब 0 होता है, सबको पता है। इस तरह से x निकाल लिए बिना माथा बचे के। सारे अनवांटेड डेटा से भाई बेकार में दिए गए थे, टाइम पास के लिए अपने को डिस्गाइज किया जा रहा था इन सारे रिजल्ट से, इन सारे वैल्यूज से। करना क्या था? सीधा A.V। तो कुछ तो स्टैंडर्ड चीज़ों को ना दिमाग में रखो। और अच्छा है, देखो बहुत सारी चीज़ें ना करते करते भी, मतलब एप्लीकेशन करते करते याद होती हैं। जितना सॉल्व करोगे इतना फ़ायदा है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।
क्योंकि हम लोग ने बात कर ली कि भाई एक चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा, उसका डायरेक्शन पता लग गया, उसका वैल्यू पता लग गया। अब अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए अलग अलग ओरिएंटेशन में, तो पाथ कैसा फॉलो करेगा इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ कि भैया मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहने से जिस तरह का मोशन होगा वो काफ़ी सिंपल होने वाला है। नॉन यूनिफॉर्म का बात ही नहीं किया जाएगा हम लोग के लेवल पर, नीट और जेई के लेवल पर स्पेशली। हो सकता है एडवांस लेवल में बात करना पड़ जाए, न्यूमेरिकल में बात कर लेंगे, पर नीट और जेई के लेवल पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही है हम लोग के सिलेबस में, ठीक है, इवन बोर्ड लेवल पर भी। तो ये अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का सिंपलाइजेशन है, मतलब इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है ना, जहां से देख रहे हो इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगर मैं ये व्यू लूं, मतलब इफ आई सी लाइक दिस, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोइंग इन, तो आई कैन ड्रॉ इट, हम लोग उसको ड्रॉ करके इस तरह दिखा सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। वी कैन ड्रॉ इट दैट मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इनवर्ड, है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड राइट, इस तरह ये व्यू दिख रहा है, तो ये व्यू क्या है, इस तरह प्रोजेक्ट कर दिए, कहीं ना कहीं से साइड व्यू कह सकते हो, है ना। मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये हो गया क्या, फ्रंट व्यू, ठीक है। लेट्स से थीटा, अगर थीटा मतलब एंगल किसके बीच में, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, अगर 0 डिग्री या फिर 180 डिग्रीज है, तो बात कर चुके हैं पहले भी, मतलब यहां पर चार्ज पार्टिकल डायरेक्शन कैसा है, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ। तो फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू वी बी साइन 0 विच इज 0, या साइन 180 विच इज ऑल्सो 0। तो वैल्यू ऑफ फोर्स क्या होने वाला है, यहां पर 0 होने वाला है। मतलब अगर पार्टिकल इस तरह छोड़ा गया या फिर इस तरह प्रोजेक्ट किया गया तो इस तरह ही जाता रहेगा, या फिर इस तरह प्रोजेक्ट किया गया तो इस तरह ही जाता रहेगा। मतलब इट विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन मोशन और पाथ, इट विल फॉलो द स्ट्रेट लाइन मोशन और द पाथ, राइट। अगर ये इस तरह फेंका गया तो इस तरह जाता जाएगा, या इस तरह फेंका गया तो इस तरह ही जाएगा, इट वोंट चेंज इट्स पाथ, राइट। इस तरह छोड़ा गया तो अंदर ही जाएगा, और बाहर प्रोजेक्ट किया गया तो बाहर ही जाने वाला है, ठीक है। इस पर डिटेलिंग करके और मतलब है नहीं, बिकॉज नेट फोर्स 0 था। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने के काम में आता है, मैग्नेटिक चेंज करने का काम में नहीं आता। तो यहां पर तो भाई कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि थीटा 0 या फिर 180 पर कोई काम नहीं करेगा मैग्नेटिक फोर्स। अगला केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जनरली बेटा यही क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, थीटा 90 पर ही। अगर ये वेलोसिटी है, चलो इसका देखते हैं, ये वेलोसिटी है, समझ ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मेरे इस व्यू में इस तरफ, है ना। मैं अपने इस व्यू को बोर्ड पर ऐसे ड्रॉ कर दिया हूं, समझ ना, मेरे इस व्यू को इमेजिन करो हम लोग इधर ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है ना। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, ठीक है। V के अलोंग हाथ को रखना है, B की तरफ उंगलियां कर लो, राइट हैंड थंब रूल, फिंगर कहां पॉइंट करे, इस तरफ। मेरे इस व्यू को चाहो तो ऐसे बना दो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। शायद यहां से अच्छा यहां समझ में आएगा। तो पार्टिकल इस तरह का पाथ में जाएगा, मतलब ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना तेरा ना मेरा, बीच का बार्गेनिंग। जैसे पार्टिकल यहां पहुंचा, अब वेलोसिटी इस तरफ है, तो वापस चेक करो, V क्रॉस B इधर की तरफ, फिर पार्टिकल इधर जाएगा, फिर जब इधर पहुंचा तो वापस वेलोसिटी इस तरफ, तो अब वापस V क्रॉस B। तो हर एक पॉइंट पे V और F में परपेंडिकुलरिटी मेंटेन रहेगा, जिसके वजह से बोल सकते हैं कि जो पाथ होने वाला है यहां पर वो एक सर्कुलर होगा। सिमिलरली यहां पर भी नियम है, समझ लो कि अगर पार्टिकल का वेलोसिटी, या फिर ऐसे बनाते हैं, पार्टिकल वेलोसिटी और फोर्स परपेंडिकुलर है हर पॉइंट पर, तो जो पाथ फॉलो करेगा ये क्या होगा, सर्कुलर होगा। यहां पे भी वो सर्कुलर ही हो रहा है। तो ये फोर्स करता क्या है, ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। ये फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर,
मे बी इट इज एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90, है ना, साइन थीटा क्या है 90, बट ये फोर्स करता क्या है, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए ना, बिकॉज सर्कुलर पाथ हो रहा है। सोचो अर्थ अगर सन के अबाउट घूम रहा है तो अर्थ क्यों घूम पा रहा है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सन दे रहा था, है ना। सिमिलरली अगर यहां पर कोई भी चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, हीलियम का एक आयन हो, कुछ भी एक आयन है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर घूम रहा है भाई, तो सर्कुलर पाथ तो तभी होगा ना जब एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। कंपलसरी केस है ना, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का सर्कुलर पाथ होएगा ही नहीं। वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स दे रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स देता है। सिंप्लीफाई करें तो आर आने को है mv/bq, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। क्या है ये, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। क्या है ये, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। साथ ही साथ एक बात समझने वाला, क्या भाई ये जो वेलोसिटी है इसका तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये फोर्स क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड चेंज नहीं करता है। तो ये किस तरह का पाथ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लिख लो भाई, इट्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो फिर नॉन यूनिफॉर्म हो, सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही, तो इसलिए ये तो कंपलसरी है। बट सीखने वाली बात है कि स्पीड नहीं बदलेगा तो मतलब टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। तो अगर यहीं पर लिखते हैं थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें, टी इक्वल्स टू क्या होगा, 2πr/v। क्या है भाई, 2πr क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस। बेटा ये क्या दिख रहा है, ये एक साइड व्यू दिखा रहे हैं, क्यों, v क्रॉस b ना, v ऊपर की तरफ, b इधर की तरफ, तो v क्रॉस b अंदर की तरफ आ रहा है, तो ना इधर जा रहा था ना इधर, तो ये बीच का पाथ ऐसा लेता हुआ जा रहा है, समझ आ रहा है, ये इस तरह का पाथ ले रहा है। तो टाइम पीरियड इज 2πr/v, है ना। सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस बाय स्पीड, लीनियर डिस्टेंस बाय लीनियर स्पीड। तो भाई 2πr क्या है, mv/bq इंटू v कैंसिल, 2πm/bq, ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला में ध्यान दो कि स्पीड नहीं है, मतलब अगर ये एक पार्टिकल हो v1 और एक और पार्टिकल हो यहाँ पे v2, दोनों ही मान लो प्रोटॉन है, और सेम चार्ज, सेम मास, सेम फील्ड में रख दिया जाए और प्रोजेक्ट किया जाए, मतलब एक ऐसे और एक इधर ऐसे, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो बड़ा सर्कल लेगा, जिसकी स्पीड कम होगी छोटा सर्कल लेगा, पर दोनों ही एक साथ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे। यही ये फॉर्मूला बता रहा है। देखो दोनों का बी सेम फील्ड में रखा गया, दोनों का चार्ज और मास सेम, बिकॉज दोनों सेम चार्ज पार्टिकल है। स्पीड कुछ भी हो, स्पीड के बड़े होने से ये बड़ा रेडियस लेगा, है ना, आर डिपेंड्स ऑन वी। बड़े स्पीड मतलब बड़ा पाथ, स्मॉल स्पीड मतलब स्मॉलर पाथ, पर दोनों एक साथ सर्कुलर मोशन कंप्लीट, मतलब ऐसा क्या भाई, हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, भाई तुम चलो हम भी चलते हैं, तुम चलो हम भी चलते हैं, सो बोथ ऑफ देम गोज साइमल्टेनियसली, एक साथ कवर करेंगे सर्कुलर मोशन। टाइम पीरियड का इनवर्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो विच इज bq/2πm। मतलब अगर सेम तरह के चार्ज पार्टिकल हो, सेम मास हो, तो अगर पहला वाला 5 साइकिल कंप्लीट करता है 1 सेकंड में, दूसरा वाला भी 5 साइकिल कवर करेगा 1 सेकंड में, भले ही एक की स्पीड ज़्यादा हो एक की स्पीड कम हो, स्पीड ज़्यादा से वो खुद अपना पाथ बड़ा कर लेगा, रेडियस बड़ा कर लेगा, सर्कमफ्रेंस बड़ा कर लेगा, बट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो ओमेगा क्या होगा, 2πf विच इज 2π/t, दिस टर्न्स आउट टू बी bq/m, ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब देखो कि अगर मान लेते हैं ये फ्रंट व्यू लेते हैं, सॉरी साइड व्यू लेते हैं, ये साइड व्यू वाला जो मैंने मिटा दिया, मान लीजिए ये v1 है, ये v2 है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, ठीक है। तो भैया जो ये सर्कल लेगा और ये जो लेगा, दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, बिकॉज v2 ग्रेटर देन v1 है। बट समझने वाला बात क्या है, अगर ये यहाँ से यहाँ गया तो ये भी यहाँ से यहाँ ऐसा जाएगा, ताकि जो एंगल कवर्ड होगा दोनों का एंगल सेम हो, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा दोनों पार्टिकल की सेम है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करती, वो रादर चार्ज, मास और मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रखी गई उस पर डिपेंड करती है, ठीक है भाई। इनका अपना अलग एप्लीकेशन है, इन टॉपिक का एप्लीकेशन है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से मिला दी जाए तो इस फोर्स का काफ़ी वाइड एप्लीकेशन है। एक टॉपिक का नाम है साइक्लोट्रॉन, हम लोग पढ़ेंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो समझने वाला बात क्या है यहां पर, समझने वाली बात एक और भाई,
अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है लेट्स से और पार्टिकल यहां से इस तरह प्रोजेक्ट किया जाए तो पता है वी क्रॉस बी इस तरफ आ रहा है ना, राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना। तो पार्टिकल मान लो यहां से यहां तक पहुंचा और यहां फील्ड खत्म, तो भाई जिस तरह भी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उस तरफ मूव कर जाएगा, बिकॉज अब यहां पे फोर्स नहीं है। तो एक बात सीख लो, नोट कर लो, क्या जब कभी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहे तो उनका जो पाथ होगा, पार्टिकल का जो पाथ होगा वो हमेशा सर्कुलर या पार्ट ऑफ सर्कल होगा। इट कैन बी एन आर्क बट सर्कुलर आर्क, ठीक है। जैसे यहां पर इट्स एन आर्क बट सर्कुलर आर्क, ठीक है। और अगर फील्ड पूरा मिल जाता यहां तक तो वो आराम से घूम के आ जाता। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? तो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हम लोग नोट कर अब वापस से एक बार रेडियस के फॉर्मूला को बात करते हैं। हमने क्या बात किया भाई, आर क्या था, mv/bq। अगर mv की जगह लिख दें मोमेंटम, लिख सकते हैं मोमेंटम को अपने और क्या लिख सकते हैं, अपने मोमेंटम को √2km लिख सकते हैं। कैसे आ रहा है भाई, k = ½ mv² मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m और ये k, तो क्या हो जाएगा mv², m² v²। तो इसी को लिखते हैं मोमेंटम और ये हो जाएगा √2km। तो ये सब सारी बातें पता है सबको। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m, क्रॉस मल्टीप्लाई mv² मतलब p का स्क्वायर √2 करेंगे √2km, इसी को लिख सकते हैं √2km/bq। और अगर ये चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में आने के पहले रेस्ट पर थी और हमने उसको एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इसको मूव करा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करा दिए कोई 0 वोल्ट से 10 वोल्ट तक, तो क्या हुआ, उसमें स्पीड अप कर दिया गया होगा उसे। तो इस k को, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं, k = qv ना। तो कुछ न्यूमेरिकल में ये, कुछ में ये, इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल में अलग अलग तरह के फॉर्मूला यूज करेंगे। जो बच्चे एचसी वर्मा फॉलो कर रहे हैं बेटा, तो हम लोग जो चीज सीख रहे हैं ना अभी वीडियो में, मतलब 30 नंबर से लेके 50 नंबर तक एचसी वर्मा मैग्नेटिक फील्ड बोल के चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 30 से लेके 50 तक सॉल्व कर सकते हो। वो सारे क्वेश्चंस इन फॉर्मूला प्लस F = qv/b वाले फॉर्मूला, मतलब इस पर डिपेंडेंट है। जो फॉर्मूला हम लोग सीख रहे हैं, थोड़े बहुत और सीखेंगे उन पर और इन पर मिलाकर है, ठीक है, 30 से लेके 50 तक। इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो करंट कैरिंग वायर पर बेस्ड है, जो हम लोग सेकंड फेज में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, समझ रहा है। तो जो चाहे तो भाई संगे अप्लाई भी कर सकते हो, 30 से लेके 50 तक अप्लाई कर लेना। ये पढ़ लो, ये थोड़े से और देख लो, थोड़े से 1-2 और टॉपिक सीख सके इस पर एप्लीकेशंस कर लो, ठीक है। फिर अगर ये सारी बातें क्लियर है भाई, तो अगले टॉपिक को लेते हैं, ठीक है। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, गिवन चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल हो, 90, तो पाथ कैसा होगा, सर्कल। तो अगर अब बात है 0 भी ना हो, 90 भी ना हो, 180 भी ना हो, कुछ भी और एंगल बने, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 90 नहीं, 120, 130, कुछ भी और हो, तब किस तरह का पाथ होगा। लेट्स से एक्यूट एंगल लेके चलते हैं, थीटा है। अपने ना काइनेमेटिक्स जब से पढ़ रहे हैं ना, अपने को रिजॉल्व करना आता है, चीजों को रिजॉल्व करो। व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग x, v cos थीटा। व्हाट इज द कंपोनेंट अलोंग y, v sin। इमेजिन करो सिर्फ v cos होता, मतलब केस नंबर 1 वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल। मान लो सिर्फ ये वेलोसिटी v sin होता, मतलब केस नंबर 2, तो भैया केस नंबर 1 क्या करेगा, उसको बस आगे लेकर जाएगा। केस नंबर 2 क्या करेगा, उसको सर्कुलर मोशन करवाएगा, है ना। केस नंबर 2 क्या पढ़े हैं, 90 डिग्री पर क्या होता है, सर्कुलर मोशन होगा। जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर, तो कैसा पाथ होगा, सर्कल। केस नंबर 1 स्ट्रेट लाइन। भाई दोनों मिक्स कर दो, ये दोनों इसमें है, दोनों के गुण है इसमें ना, एक पार्टिकल में 2 गुण हैं, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो इस तरह का पाथ फॉलो करेगा। हम लोग साइड भी नहीं ले रहे हैं, अभी लेते हैं बाद में। इस पाथ को कहा जाता है हेलिकल पाथ या हेलिकल मोशन। इस आकार, इस शेप का नाम है हेलिक्स। दिख रहा है एक स्प्रिंग की तरह, घूम तो रहा है पर आगे चला जा रहा है, घूम तो रहा है पर आगे चला जा रहा है, सर्कल तो कर रहा है पर वो आगे बढ़ जा रहा है। समझ आ रहा है। तुम लोग के लिए क्या क्या क्वेश्चन है, इस हेलिक्स का जो रेडियस होगा वो ऑब्टेन करोगे, टाइम पीरियड ऑब्टेन करोगे, फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करोगे, ओमेगा ऑब्टेन करोगे, ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ दिस
सर्कल कंप्लीशन। और इन दो हेलिक्स बीच में जो गैप, इसे कहते हैं पी फॉर पिच, इसका नाम है पिच। इसे भी ऑप्टिंग करोगे, ये दो हेलिक्स बीच का गैप होता है। ठीक है, सबका एक्सप्रेशन किसके टर्म में आएगा? क्यू, वी, बी और थीटा, इनके टर्म्स में आंसर आना चाहिए। ये डिराइव करके रखोगे। अगले वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। जो चीजें नहीं भी क्लियर हुई हैं उन पर ऑल इलैबोरेशन अगले वाले वीडियो में कर लेंगे। कुछ और पूछना हो कमेंट डाउन प्लीज, और फील के साथ, मजे के साथ पढ़ते रहो। ट्राई करो कि आसपास देखो कहां होता है ये सब चीज, कौन से फिजिकल एप्लीकेशन जहां पे इन सब का इस्तेमाल होगा, ये जरूर सोचना। ठीक है, दिस मच फ्रॉम दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, थैंक यू।